जरियाब का कलेजा मुंह को आ गया। एक इंसान की इससे ज्यादा क्या तौहीन हो सकती थी कि उसकी लाश कुत्तों के सामने डाल दी जाए। यह सफ़ाकी और संगदिली का बदतरीन मुजाहरा था। कुंदन और रजमक ने भी हुर्मत चौधरी की लाश देख ली थी। कुंदन अगर अपने मुंह पर हाथ न रख लेती तो उसकी चीख हवेली की खामोश फजा में दूर तक फैल जाती। रजमक पर अजीब सी कैफियत तारी थी। उसके चेहरे के तासुरात से उसकी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसने दांत इस सख्ती से भींच लिए कि जबड़ों की हड्डियां उभर आई थीं। उसने टॉर्च करीब खड़ी हुई कुंदन के हाथ में थमा दी और चाकू सीधा करता हुआ 2 कदम आगे बढ़ा। कुत्ते उसे आगे आता देखकर और भी खौफनाक आवाज में हुर्राने लगे। उनका अंदाज ऐसा था कि अगर उनका शिकार छीनने की कोशिश की गई तो वो मुदाखला करने वाले ही को चीर फाड़ डालेंगे। रजमक 2 कदम और आगे बढ़ गया। वो अच्छी तरह जानता था कि ऐसे में इन खूंखार कुत्तों के सामने आना खुदकुशी के मुतरादिफ था, लेकिन वो हुर्मत चौधरी की लाश की बेहुरमती नहीं देख सकता था। उसने 1 कदम और आगे बढ़ाया ही था कि एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। रजमक रुक गया। उसी लम्हे इमारत की दूसरी तरफ से खामिश की आवाज उभरी। वो कुत्तों के नाम लेकर पुकार रहा था, रॉकी, शिमा। रजमक, वापस आ जाओ, जल्दी करो। जरियाब ने तेज लहजे में सरगोशी की। रजमक तेजी से वापस आ गया। कुत्ते इस मुदाखलतकार को पसपाई इख्तियार करता देखकर एक बार फिर अपने शिकार की तरफ मुतवज्जे हो गए। उनके मुंह से गुर्राहटें और चपड़ चपड़ की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उस तरफ, जरियाब ने कहा, हम इस इमारत के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ जाएंगे, जल्दी करो। वो दबे कदम उठाते हुए इमारत की पिछली तरफ आ गए। उन्हें रास्ते पर आने के लिए एक तवील चक्कर काटना पड़ा था। जहां कुत्ते हुर्मत की लाश उधेड़ रहे थे, उस तरफ से अब खामिश की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यूं लग रहा था जैसे कोई नौउम्र लड़का गुस्से में चीख चिल्ला रहा हो। इस बदरू को शायद हवेली में हमारी मौजूदगी का पता चल गया है। इस तरफ आ जाओ, जरियाब ने कहा। यह हवेली अगरचे रजमक और कुंदन की देखी भाली थी। उनकी जिंदगी का एक तवील अरसा यहां गुजरा था। वो इस हवेली के रास्तों से इस तरह वाकिफ थे जैसे कोई शख्स अपने हाथ की लकीरों से वाकिफ हो सकता है। लेकिन इस वक्त जरियाब उनकी रहनुमाई कर रही थी, क्योंकि जरियाब भी उस कमरे से वाकिफ थी जहां जागीरदार नमरान से उसकी मुलाकात हुई थी। लेकिन तारीकी और किसी और सम से आने की वजह से वो गालिबन रास्ते के बारे में कंफ्यूज हो रही थी। लेकिन बिलाखिर उसने वो रास्ता तलाश कर ही लिया। वो सामने वाले ब्लॉक में है, वो कमरा। जरियाब ने इशारा किया। वो तीनों उस वक्त एक इमारत के सामने वाले साइबान के नीचे खड़े थे। वो तीनों साइबान से निकलकर खुली जगह पर आ गए और तेज तेज कदम उठाते हुए सामने वाले ब्लॉक की तरफ चलने लगे। बरामदे में पहुंचकर वो एक लम्हे को रुके, फिर तेज तेज कदम उठाते हुए आगे बढ़ने लगे। ये कमरा है। जरियाब ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और आगे बढ़कर हाथ के दबाव से दरवाजा खोल दिया। वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। कमरे में गहरी तारीकी थी। रजमक ने दरवाजा भेड़ दिया। जरियाब ने टॉर्च चला ली और उसकी रोशनी में कमरे का जायजा लेने लगी। उसका सूटकेस और दूसरी चीजें जूं की तूं पड़ी थीं। ये दीवार इस जगह से शक हो गई थी, उसने दीवार पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहा। और वापस जाने के लिए जागीरदार ने इसी जगह कहीं पैर का दबाव डाला था। कुंदन आगे बढ़ गई और फर्श के करीब दीवार के मुख्तलिफ हिस्सों पर पैर डालने लगी। बिलाखिर एक जगह दबाव पड़ते ही दीवार में एक रखना सा पैदा हुआ और फिर दीवार शक होती चली गई। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुंदन के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। खामोश, किसी ने पुकारा। आवाज सुनकर वो तीनों उछल पड़े। ये गोपांग की आवाज थी जो बरामदे की तरफ से सुनाई दी थी। खामोश, इधर आओ, जल्दी। इसके साथ ही बरामदे में भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। गोपांग तेज तेज कदम उठाता हुआ उसी तरफ आ रहा था। जरियाब ने टॉर्च बुझा दी थी। वो कुंदन को धकेलती हुई दीवार के खला में दाखिल हो गई। उसके फौरन बाद रजमक भी अंदर दाखिल हो गया, लेकिन वो खला बंद नहीं हो रहा था। अंदर से इस खुफिया रास्ते को खोलने और बंद करने का मैकेनिज्म किसी को भी मालूम नहीं था। कुंदन और जरियाब बड़ी तेजी से फर्श और दीवारों को टटोल रही थीं। कदमों की आवाज अब बहुत करीब पहुंच गई थी। गोपांग अकेला था। रजमक ने कुंदन के कान में सरगोशी की और दीवार के खला से निकलकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। चंद सेकंड्स के बाद दरवाजा धड़ से खुला। रजमक ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर अपना बाजू उसकी गर्दन पर लपेट दिया। गोपांग अचानक उफ्ताद से गड़बड़ा गया। वो अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर रजमक की गिरफ्त खासी मजबूत थी।
वो उसकी गर्दन को जोर जोर से झटके दे रहा था। गोपांग को सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखें हलकों से उबल आई थीं और जबान बाहर को निकल रही थी। रजमक ने एक और जोरदार झटका दिया। गोपांग उसकी बाहों में झूल गया। रजमक ने उसे फर्श पर फेंक दिया और चाकू वाला हाथ बुलंद किया। उसी लम्हे कुंदन की सरगोशी उसकी समाज से टकराई। रजमक, मैकेनिज्म मिल गया है, आ जाओ, हरी अप। रजमक गोपांग के सीने पर वार करना ही चाहता था कि बाहर से खामिश की आवाज सुनाई दी। गोपांग, कहां हो? गोपांग होश में होता तो जवाब जरूर देता, मगर रजमक ने उसका टेंटवा दबा दिया था और वो दुनिया व माफिया से गाफिल हो गया था। खामिश की आवाज सुनकर रजमक उठकर जल्दी से दीवार की खला की तरफ दौड़ा। कुंदन ने हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया और पैर से फर्श पर एक जगह दबाव डाल दिया। दीवार स्लाइडिंग डोर की तरह आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। अभी 1 इंच का खला बाकी था कि खामिश दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही वो फर्श पर बेहोश पड़े हुए गोपांग से टकरा गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। ठीक उसी लम्हे दीवार की खला पूरी तरह बंद हो गई। कुंदन ने टॉर्च चला ली और उसकी रोशनी में जायजा लेने लगी। ये तंग सी एक सुरंग थी। 2 आदमी बमुश्किल पहलू ब पहलू चल सकते थे। दाएं तरफ ये सुरंग नशेब की तरफ चली गई थी। कुंदन ने उन्हें इशारा किया और सुरंग की ढलान पर उतरने लगी। तकरीबन 20 गज तक सुरंग मुसलसल नशेब की तरफ चली गई थी, फिर हमवार हो गई। लेकिन यहां से सुरंग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। वो रुक गए। मुझे यकीन है कि इन्हीं में से कोई एक रास्ता हमें बाबा तक ले जाएगा, कुंदन ने कहा। फिर रजमक की तरफ देखते हुए बोली, रजमक, तुम उस तरफ जाओ, मैं जरियाब इस तरफ देखती हैं। जो भी बाबा तक पहुंच जाए वो दोबारा इसी जगह आकर टॉर्च की रोशनी से इशारा कर देगा। ठीक है, मैं उस तरफ जा रहा हूं। रजमक ने बाएं तरफ इशारा किया और अपनी टॉर्च रोशन करके बाएं तरफ वाली सुरंग में दाखिल हो गया। चलो जरियाब, आगे बढ़ो, कुंदन ने जरियाब को इशारा किया। जरियाब कुंदन से आगे थी। वो दूसरी सुरंग में दाखिल हो गई। कुंदन उसके पीछे थी। पेचो खम खाती हुई ये सुरंग शैतान की आंत की तरह तवील साबित हुई। जरियाब कुंदन से तकरीबन 10 कदम आगे थी। दफातन कुंदन चलते चलते रुक गई। उसे यूं लगा था जैसे उसके आगे कोई चीज गिरी हो। वो टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखने लगी। रोशनी का दायरा सुरंग की कच्ची दीवारों पर रेंगता हुआ छत पर पहुंच गया। इसके साथ ही कुंदन का दिल उछलकर हलक में आ गया। छत भी कच्ची थी और मिट्टी नीचे गिर रही थी। जरियाब, वो चीखी, वापस आ जाओ, जल्दी करो, सुरंग की छत बैठ रही है। इस दौरान जरियाब उससे 15 कदम आगे निकल चुकी थी। उसने गर्दन घुमाकर देखा। उसकी और कुंदन के दरमियान छत से मिट्टी तेजी से गिर रही थी। वो वापस पलटी, लेकिन अभी वो चंद कदम दूर ही थी कि उस जगह से छत बैठ गई जहां से मिट्टी गिरी थी। जरियाब के मुंह से खौफनाक चीख निकली। वो पलटकर तेजी से मुखालिफ सम्त में दौड़ी। दौड़ते हुए उसने कुंदन की चीख भी सुनी थी। फिर सन्नाटा छा गया। जरियाब कई गज दूर जाकर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर टॉर्च की रोशनी से देखा। इसके साथ ही उसे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। सुरंग बंद हो गई थी और वापसी का रास्ता मसदूद हो चुका था। वो चंद लम्हे अपनी जगह खामोश और बेहिसो हरकत खड़ी रही। फिर जोर जोर से चीखने लगी। वो कुंदन को पुकार रही थी, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसकी अपनी आवाज सुरंग की तारीकी में तहलील हो रही थी। जरिया अपने टॉर्च एक तरफ जमीन पर रख दी और दोनों हाथों से मिट्टी हटाने लगी। वो बुरी तरह हाँप गई थी। उसका जिस्म पसीने में शराबोर हो गया, लेकिन चंद किलो से ज्यादा मिट्टी नहीं हटा सकी। उसका एक नाखून भी टूट गया था। वो एक तरफ खड़ी होकर हाँपने लगी। उसके चेहरे पर खौफ के साए गहरे होते जा रहे थे। वो परेशान नजरों से मिट्टी के इस अंबार को देख रही थी जिसने रास्ता बंद कर दिया था। उसने टॉर्च उठा ली और उसकी रोशनी में आगे की तरफ देखने लगी। वो जान चुकी थी कि मिट्टी हटाकर रास्ता बनाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसे सुरंग में आगे जाकर रास्ता तलाश करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही ये सोचकर वो कांप कर रह गई कि अगर उसे बाहर निकलने का रास्ता ना मिला तो वो इन्हीं सुरंगों में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगी। उसे बहरहाल एक उम्मीद ये भी थी कि कुंदन और रजमक भी सुरंग में मौजूद थे। हो सकता है कोई ऐसी सुरंग हो जो इन लोगों को एक दूसरे से मिला दे। वो सुरंग में आगे की तरफ चलने लगी। तकरीबन 20 गज के बाद सुरंग बाएं तरफ मुड़ गई। जरियाब जैसे ही उस तरफ मुड़ी, ठिठक कर रुक गई। उसे यूं लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। आवाज मरता ना थी,
वो पूरी तवज्जो से उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो आवाज दोबारा सुनाई नहीं दी थी। वो उसे अपना वाहिमा समझकर आगे चलने लगी। वो आवाज एक बार फिर सुनाई दी। ये उसका वाहिमा नहीं था। जरियाब ने आवाज पहचान ली थी। रज़मक उसे पुकार रहा था। जरियाब तेज तेज कदम उठाती हुई आगे चलने लगी। वो फिर ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां सुरंग फिर दो हिस्सों में बट गई थी। जरियाब अंदाजा नहीं कर पा रही थी कि वो आवाज किस तरफ से सुनाई दी थी। वो चंद दमे वहां खड़ी रही और फिर दाएं तरफ मुड़ गई। आगे सुरंग बंद थी। उसके सामने दीवार थी। जरियाब की आंखों में चमक सी उभर आई। तमाम सुरंगों की दीवारें और छत कच्ची थीं, लेकिन उस जगह पुख्ता दीवार देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि इस जगह कोई खुफिया रास्ता मौजूद था। वो उस दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। दूसरे ही लम्हे उसे चौंक जाना पड़ा। दीवार की दूसरी तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। आवाजें अगरचे नुमाया नहीं थीं, लेकिन उनमें खामिश की आवाज उसने पहचान ली थी, जो किसी नाराज बच्चे की तरह चीख रहा था। रज़मक की आवाज सुनकर वो एक बार फिर चौंक गई। इस मर्तबा ये आवाज सुरंग में ज्यादा करीब से सुनाई दी थी। जरियाब मुड़कर तेज तेज कदम उठाती हुई चलने लगी। मोड़ पर पहुंचकर वो रुक गई। बाएं तरफ की सुरंग में टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। इसके साथ ही रज़मक की आवाज भी सुनाई दी थी, जो उसका नाम लेकर पुकार रहा था। जरियाब दौड़ती हुई उनके करीब पहुंच गई और वालेहाना अंदाज में कुंदन से लिपट गई। खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो, कुंदन ने उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। सुरंग बैठ जाने से मेरी तो जान ही निकल गई थी। हमने तुम्हें बहुत आवाजें दी, मगर शायद हमारी आवाज तुम तक नहीं पहुंच सकी थी। मिट्टी हटाना हमारे बस में नहीं था। कोई बेलचा या फावड़ा वगैरह होता तो ऐसी कोशिश की जा सकती थी। खाली हाथों से मिट्टी हटाकर रास्ता बनाना मुश्किल था। हमने दूसरी सुरंगों के जरिए फौरन ही तुम्हारी तलाश शुरू कर दी। खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा सलामत हमें मिल गई हो। मेरा ख्याल है मैंने वो जगह तलाश कर ली है जहां जागीरदार नमरान को कैद में रखा गया है, जरियाब ने कहा। क्या वाकई? कुंदन की आंखों में चमक सी उभर आई। बाबा को देखा है तुमने? नहीं, देखा नहीं है, जरियाब ने जवाब दिया। इस जगह सुरंग बैठने के बाद मैं दहशत ज़दा सी हो गई थी। मैंने हाथों से मिट्टी हटाने की कोशिश भी की, लेकिन खाली हाथों से रास्ता बनाना मुमकिन नहीं था। फिर तुम्हारी तरह मेरे जहन में भी यही ख्याल आया कि सुरंगों में घूमकर तुम लोगों को तलाश करने की कोशिश की जाए। मैंने रज़मक की आवाज़ भी सुन ली थी, जो मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। तुम ही लोगों की तलाश में मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पुख्ता दीवार के जरिए आगे रास्ता बंद है। उस दीवार की दूसरी तरफ मैंने गोपांग और खामिश की आवाज़ें सुनी हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे बाबा वहीं मौजूद हैं। चलो उस जगह तक हमारी रहनुमाई करो, कुंदन ने उसके खामोश होने पर कहा। जरियाब उनकी रहनुमाई करती हुई उस सुरंग में आ गई जहां पुख्ता दीवार ने रास्ता रोक रखा था। जरियाब ने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और फिर टॉर्च से पुख्ता दीवार पर रोशनी डालने लगी। कुंदन और रज़मक भी रोशनी में दीवार का जायजा ले रहे थे। फिर उन तीनों ने दीवार से कान लगा दिए और कोई आवाज सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुंदन टॉर्च की रोशनी में दीवार के एक एक इंच हिस्से का जायजा ले रही थी। उसकी तवज्जो दीवार के निचले हिस्से पर मरकूज थी। दीवार के साथ फर्श पर भी 2 ईंटें लगी हुई थीं। कुंदन को यकीन था कि यहां अगर कोई वाकई खुफिया रास्ता है तो उसका मैकेनिज्म फर्श की इन्हीं ईंटों में होगा। हर ईंट पर मुख्तलिफ अंदाज में दबाव डालकर ही आजमाया जा सकता था। वो पहली ईंट पर पैर रखना ही चाहती थी कि जरियाब ने उसे रोक दिया और होंठों पर उंगली रखते हुए दीवार की तरफ इशारा किया। वो गुस्से में भरी हुई मर्दाना आवाज थी जो जरियाब की समाज से टकराई थी। कुंदन और रज़मक ने भी दीवार से कान लगा दिए। वो आवाज शनाख्त करने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो गोपांग था जो गुस्से में चीख चीख कर कुछ कह रहा था, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। इसके थोड़े ही देर बाद एक चीख की हल्की सी आवाज सुनाई थी। कोई आदमी चीखा था। मुमकिन है वो बहुत जोर से चीखा हो, मगर दीवार की वजह से वो आवाज जरा हल्की महसूस हुई थी, लेकिन उस आवाज से चीखने वाले के कर्ब का अंदाजा लगाया जा सकता था। चंद सेकंड्स के बाद एक और चीख सुनाई दी। उसके बाद खामोशी छा गई। खामोशी तवालत इख्तियार करती गई। वो तीनों दीवार से कान लगाए खड़े थे, मगर 15-20 मिनट गुजरने के बाद मजीद कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तो कुंदन दीवार के करीब फर्श की ईंटों पर रोशनी डालते हुए एक बार फिर मैकेनिज्म तलाश करने की कोशिश करने लगी। उसने 7वीं ईंट पर पैर रखा तो ईंट तपती चली गई। कुंदन के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई।
وہ حویلی کے خفیہ راستوں کے میکینزم اور ان کے طریقہ کار سے واقف تھی۔ اس نے پہلی اینٹ دبانے کے بعد پیر اٹھا لیا اور بائیں طرف ایک اینٹ کو چھوڑ کر اس سے آگے والی اینٹ پر پیر رکھ کر اسے دبا دیا۔ دیوار اپنی جگہ سے ہلنے لگی۔ ان تینوں نے ٹارچیں بجھا دیں۔ رزمق چاقو سنبھال کر تیار ہو گیا۔ اس کی نظریں دیوار میں پیدا ہونے والے رخنے پر تھیں جو بتدریج پھیلتا جا رہا تھا اور بالآخر دیوار میں 2.5 فٹ چوڑا خلا پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف گہری تاریکی تھی۔ رزمق بڑی آہستگی سے دیوار کے خلا سے نکل کر دوسری طرف آ گیا اور بے حس و حرکت کھڑا کسی بھی قسم کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ٹارچ روشن کر لی۔ وہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں کسی زیرو کا نام و نشان نہیں تھا۔ کندن اور زریاب بھی دیوار کی خلا سے باہر آ گئی تھیں اور انہوں نے بھی اپنی اپنی ٹارچ روشن کر لی تھیں۔ تینوں کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کمرے میں ایک بڑی سی مسہری بچھی ہوئی تھی۔ اس پر بستر بھی موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی میز تھی جس پر پانی کا جگ، ایک گلاس، مختلف دواؤں کی 3-4 خالی بوتلیں، ایک چمچہ اور ایک خالی کپ رکھا ہوا تھا۔ مسہری کے قریب فرش پر چپلوں کا ایک جوڑا پڑا ہوا تھا۔ کارنرز پر لیمپ رکھا ہوا تھا لیکن بجھا ہوا تھا۔ ایک دیوار کی کھونٹی پر چند مرتانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ ان میں وہ جوڑا بھی تھا جو اس روز زریاب نے جاگیردار نمران کے جسم پر دیکھا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ نمران کچھ دیر پہلے اس کمرے میں موجود تھا، لیکن اب وہ لوگ اسے کہیں اور لے گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے تک تمہارے بابا اسی کمرے میں تھے، زریاب نے کہا۔ یہ کپڑے انہی کے ہیں۔ اس نے کھونٹی کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہ میرے کمرے میں آئے تھے تو انہوں نے یہ لباس پہن رکھا تھا۔ میں اپنے باپ کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں، کندن نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، اور آگے بڑھ کر اس نے کھونٹی پر سے وہ جوڑا اتار لیا جس کی طرف زریاب نے اشارہ کیا تھا۔ اس نے کپڑوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ لوگ بابا کو اب نہ جانے کہاں لے گئے ہوں گے۔ وہ جاگیردار کو اس حویلی سے باہر نہیں لے جا سکتے، رزمق نے کہا۔ آؤ اس طرف آؤ، شاید ہمیں کوئی راستہ مل جائے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی سے بائیں طرف کی دیوار میں ایک محرابی راستے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک باقاعدہ دروازے کی طرح راستہ تھا، لیکن اس میں چوکھٹ وغیرہ نہیں تھی۔ وہ اس محرابی راستے سے گزر کر دوسری طرف آ گئے۔ یہ بھی ایک کمرہ تھا لیکن زیادہ بڑا نہیں تھا۔ یہاں بھی بیڈ پر بستر بچھا ہوا تھا۔ کھونٹی پر 2-3 زنانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ بیڈ سے نیچے سینڈلز کے 2 جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ بیڈ کے قریب ایک چھوٹی سی میز پر 8-10 کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ سب ناولز تھے جو غالباً نئے خریدے گئے تھے۔ دیوار کے قریب ایک کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ اس نرس کا کمرہ تھا جو نمران کی دیکھ بھال کے لیے رکھی گئی تھی، لیکن وہ نرس بھی غائب تھی۔ کندن اور رزمق ان دونوں کمروں میں کوئی اور خفیہ راستہ تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو سکی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہاں کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا ہے، مگر تلاش بسیار کے باوجود انہیں وہ راستہ نہیں مل سکا تھا۔ بالآخر وہ جس راستے سے اس کمرے میں داخل ہوئے تھے اسی راستے سے دوبارہ سرنگ میں آ گئے۔ بابا کی تلاش کے لیے ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، رزمق نے سرنگ میں چلتے ہوئے کہا۔ کون سا طریقہ؟ کندن نے پوچھا۔ بتاؤں گا، ابھی کوئی بات میرے ذہن میں واضح نہیں ہو رہی ہے، رزمق نے کہا۔ وہ لوگ زریاب والے کمرے کے خفیہ راستے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ میکینزم کو حرکت میں لانے سے پہلے انہوں نے اطمینان کر لیا تھا کہ کمرے میں کوئی موجود تو نہیں ہے۔ جب دیوار شاخ ہو رہی تھی تو رزمق کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چاقو ہاتھ میں لیے تیار کھڑا تھا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ وہ بڑی احتیاط سے دیوار سے باہر آ گئے۔ زریاب نے ٹارچ روشن کر کے دیکھا۔ اس کا سوٹ کیس اور دیگر چیزیں غائب تھیں، حالانکہ جب وہ پہلے اس کمرے میں آئے تھے تو تمام چیزیں موجود تھیں۔ رزمق دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو اسے بے حد مایوسی ہوئی تھی۔ دروازہ باہر سے بند تھا، غالباً باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ زریاب اس وقت ٹارچ بجھا چکی تھی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ دروازہ باہر سے بند ہے۔ رزمق کی آواز زریاب کی سماعت سے ٹکرائی۔ اوہ! زریاب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہاں تو کھڑکیوں پر بھی آنی سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ واپس چلا جائے، رزمق نے کہا۔ اس خفیہ راستے کی تمام سرنگیں ہمیں اسی کمرے تک لے جائیں گی جہاں سے ہم ہو کر آ رہے ہیں۔ اس کمرے سے آگے راستہ ہمیں معلوم نہیں، اس لیے واپس جانا بیکار ہے۔ 1 منٹ،
ज़रियाब ने कहा, उस तरफ रोशनदान में 2 सलाखें टूटी हुई हैं। अगर एक सलाख और निकाल दी जाए तो हम रोशनदान से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन रोशनदान तक पहुंचा कैसे जाए? कुंदन ने कहा, यह मसहरी दीवार के साथ खड़ी कर दी जाए तो रज़मक आसानी से रोशनदान तक पहुंच सकता है, ज़रियाब ने जवाब दिया। रोशनदान से आसमान पर जिल मिलाते हुए 1-2 सितारे नजर आ रहे थे। उनके अंदाजे के मुताबिक रोशनदान की सलाखें 6-6 इंच के फासले पर थीं। 2 सलाखें निकली हुई थीं। अगर तीसरी सलाख भी निकाल दी जाए तो 18 इंच की जगह बन सकती थी और वो उसमें से आसानी से निकल सकते थे। रोशनदान खासा कुशादा था। हवा के रुख पर होने की वजह से ठंडी हवा के झोंके अंदर आते महसूस हो रहे थे। हाँ, ये ठीक है, वो बोला। पहले मसहरी को यहां लाना होगा। उन तीनों ने मिलकर पहले बिस्तर उठाकर जमीन पर रखा, फिर मसहरी को उठाकर बड़ी एहतियात से उसे रोशनदान के नीचे दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया। रज़मक मसहरी पर चढ़ गया। उसके कंधे रोशनदान के बराबर आ गए थे। वो सलाखों को टटोल कर देखने लगा। सलाखें लकड़ी के फ्रेम में लगी हुई थीं और 2 सलाखें हिल रही थीं। उसे मायूसी नहीं हुई। पहली सलाख बड़ी आसानी से निकल गई। उसने सलाख हाथ बढ़ाकर दूसरी तरफ कमरे की छत पर रख दी और दूसरी सलाख निकालने के लिए लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटने पर चाकू चलने की हल्की सी आवाज उभर रही थी। उसे अंदेशा था कि सन्नाटे में यह हल्की सी आवाज भी कहीं सुन न ली जाए, इसलिए वो रुक रुक कर चाकू चला रहा था। लकड़ी कट गई। रज़मक ने सलाख बाहर की तरफ खींची तो वो अपनी जगह से तो निकल गई, लेकिन उसके हाथ से भी छूट गई। बरामदे की छत किसी कदर ढलवान थी। लोहे की सलाख जोरदार आवाज से छत पर गिरी और शोर मचाती हुई ढलान पर लुढ़कने लगी और बिलाखिर धप की आवाज से बरामदे के सामने कच्ची जमीन पर गिर गई। सलाख लुढ़कने की शोर की आवाज सन्नाटे में दूर तक फैल गई थी। रज़मक को यकीन था कि आवाज गोपांग या खामिस ने सुन ली होगी, क्योंकि गोपांग का कमरा और किचन वाली इमारत वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। जल्दी से ऊपर आ जाओ, रज़मक ने नीचे की तरफ देखते हुए सरगोशी की। लोहे की सलाख मेरे हाथ से छूटकर गिरी है। उन दोनों में से किसी ने अगर आवाज सुन ली होगी तो वो इस तरफ आने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। ज़रियाब पहले कुंदन को ऊपर भेजना चाहती थी, मगर कुंदन ने ज़रियाब का हाथ पकड़कर उसे आगे धकेल दिया। ज़रियाब मसहरी पर चढ़कर रज़मक के बराबर पहुंच गई। रज़मक ने उसे सहारा देकर रोशनदान के दूसरी तरफ निकाल दिया। छत ढलवा है, एहतियात से लेट जाओ, खड़े होने की कोशिश मत करना, रज़मक ने सरगोशी की और फिर किचन वाली इमारत के करीब टॉर्च की रोशनी देखकर बुरी तरह चौंक गया। वो खामिस या गोपांग में से जो कोई भी था उसी तरफ आ रहा था। कुंदन, जल्दी करो, कोई आ रहा है, रज़मक ने नीचे की तरफ रुक करके सरगोशी की। कुंदन बड़ी तेजी से मसहरी पर चढ़ गई। रज़मक ने सहारा देकर उसे भी रोशनदान से दूसरी तरफ पहुंचा दिया और फिर खुद भी दोनों हाथ रोशनदान के फ्रेम पर जमा कर उसने अपने पैरों को जोरदार झटका दिया। मसहरी पैरों तले से निकलकर एक जोरदार धमाके से फर्श पर गिरी। रज़मक रोशनदान से लटका हुआ था। उसने सामने देखा। सामने वाली इमारत से निकलने वाला आदमी बाकायदा दौड़ने लगा था। मसहरी गिरने की आवाज गालिबन उसने भी सुन ली थी। रज़मक अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाने लगा। उसने अपने जिस्म को जोरदार झटका दिया। उसका सीना रोशनदान के फ्रेम पर टिक गया। वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आगे खींचने लगा और बिलाखिर रोशनदान से निकलकर बरामदे की ढलवां छत पर पहुंच गया और ज़रियाब के करीब ही लेट गया। वो आदमी अब बरामदे के सामने पहुंच चुका था। उसके हाथ में जलती हुई टॉर्च की रोशनी में उन्होंने उसे पहचान लिया था। वो खामिस था। खामिस ने बरामदे में दाखिल होकर दरवाजे का कुंडा खोला, दरवाजे को जोर से ठोकर मारी। 1-2 सेकंड अपनी जगह खड़ा रहा, फिर अंदर दाखिल होकर टॉर्च की रोशनी में कमरे का जायजा लेते हुए सूरत हाल समझ गया। टॉर्च की रोशनी दीवार पर रेंगती हुई रोशनदान पर पहुंच गई। रोशनदान की सलाखें गायब पाकर वो चीखता हुआ बाहर दौड़ा। तारीकी और सन्नाटे में उसकी आवाज इस तरह गूंज रही थी जैसे कोई बदरू रो रही हो। वो चीखता हुआ बरामदे में दौड़ा जा रहा था। भागो जल्दी, रज़मक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। ज़रियाब और कुंदन भी उठ गई। वो तीनों बरामदे की छत पर मुखालिफ समत में दौड़ने लगी। जब वो बरामदे के इख्तिताम पर पहुंचे तो दूसरी तरफ से खामिस छत पर आ गया था। फिर दफतन खामोश फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। खामिस के पास शॉटगन थी और उसने गोली चला दी थी। रज़मक ने अपनी टॉर्च रोशन करके उसे छत पर से नीचे फेंक दिया। उसका मकसद पूरा हो गया। खामिस ये समझा था कि किसी ने छत से छलांग लगाई थी और जलती हुई टॉर्च उसके हाथ में थी। उसने टॉर्च की रोशनी पर फायर कर दिया। फजा एक बार फिर धमाके से गूंज उठी। इस तरफ से छलांग लगा दो,
نیچے کچی زمین ہے، رزمق نے کندن اور زریاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے کندن نے چھلانگ لگائی تھی۔ برآمدے کی چھت 8 فٹ سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ وہ دھپ کی آواز سے نیچے گری۔ اس کے فوراً ہی بعد زریاب نے بھی چھلانگ لگا دی۔ نیچے گرتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے اپنی چیخ ضبط کر سکی تھی۔ نیچے گرنے کے بعد وہ پوری طرح سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اوپر سے رزمق نے بھی چھلانگ لگا دی۔ اس طرف، رزمق نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں ایک طرف دوڑنے لگے۔ فضا ایک بار فائر کی آواز سے پھر گونج اٹھی، لیکن اس مرتبہ گولی کسی اور طرف چلائی گئی تھی۔ وہ یقیناً کوپان تھا جس نے کسی اور طرف فائر کیا تھا۔ وہ تینوں دوڑتے رہے۔ اب کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے ایک اور بلاک میں داخل ہو گئے۔ زریاب کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہے تھے، لیکن بالآخر وہ اس زیر زمین ہال نما کمرے میں پہنچ گئے جہاں کندن سے زریاب کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اور وہ کندن کو روح سمجھی تھی۔ ایک بار پھر تاریک سرنگوں کا سفر شروع ہو گیا اور بالآخر وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں حویلی سے باہر نکلنے کا راستہ تھا، لیکن وہ باہر نکلنے کے بجائے سرنگ کے دہانے کے قریب پہنچ گئے۔ دہانے پہ اگرچہ بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، لیکن رخنوں سے تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ اس بھاگ دوڑ نے ان تینوں کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ زریاب تو باقاعدہ ہانپ رہی تھی۔ وہ سرنگ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس نے دونوں ٹانگیں سامنے پھیلا رکھی تھیں۔ اس نے بڑے ناز و نعم میں پرورش پائی تھی اور بڑی آسائش کی زندگی گزاری تھی۔ وہ اس طرح بھاگ دوڑ کی عادی نہیں تھی، لیکن جب سے اس حویلی میں آئی تھی عجیب و غریب قسم کے حالات سے دوچار رہی تھی۔ وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ جس کام سے یہاں آئی تھی وہ تو بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ ایک نئے چکر میں پھنس گئی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو جس طرح رزمق اسے حویلی سے نکال لے گیا تھا، وہ سب کچھ بھول کر اپنے آپ پر بیتے ہوئے واقعات کو بھیانک خواب سمجھتے ہوئے شہر واپس چلی جاتی۔ لیکن تجسس کا مادہ زریاب میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ راہ فرار اختیار کرنے کے بجائے ضد کر کے دوبارہ حویلی میں آئی تھی اور یہاں ایک بار پھر وہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بچی تھی۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس وقت ہم واپس چلے جائیں اور صبح درویش پور جا کر پولیس کو ان غیر قانونی سرگرمیوں کی اطلاع دیں اور جاگیردار کو بازیاب کرانے کے لیے پولیس کو ساتھ لے آئیں؟ زریاب نے کندن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پولیس؟ کندن کے لہجے میں طنز تھا۔ ایک مرتبہ ایسی کوشش کی جا چکی ہے۔ ہمارے ہی ایک آدمی نے درویش پور جا کر پولیس سے رابطہ کیا تھا۔ پولیس والے بڑی مشکل سے یہاں آنے پر آمادہ ہوئے تھے۔ انہوں نے پوری حویلی چھان ماری تھی۔ انہیں بابا تو کیا، بلی کا ایک بچہ تک نہیں ملا جسے حبس سے بیجا میں رکھا گیا ہو۔ وہ چند لمحے خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میری زندگی کا ایک طویل عرصہ یہاں گزرا ہے۔ اس حویلی کے تہخانوں کا راز تو میں بھی پوری طرح نہیں جان سکی۔ میں اپنے بابا کا سراغ نہیں لگا سکی۔ پولیس والے انہیں کس طرح تلاش کر سکتے تھے؟ ہاں، البتہ پولیس کی اس کارروائی کا نتیجہ یہ ضرور نکلا کہ ہمارا جو آدمی پولیس کو ساتھ لے کر آیا تھا، چوتھے دن جنگل میں اس کی لاش ملی تھی، اور وہ انسپیکٹر جو پولیس پارٹی کو لے کر یہاں آیا تھا اسے ڈی گریڈ کر کے درویش پور سے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ رکھیل شاہ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس روز اگر وہ درویش پور میں ہوتا تو پولیس والے اس طرف آنے کی ہمت نہ کرتے، بلکہ شکایت کرنے والے ہی کو اٹھا کر ٹانگ دیتے۔ وہ کلاچی گیا ہوا تھا۔ واپس آنے کے بعد جب اسے پولیس کی اس کارروائی کا پتہ چلا تو اس نے فوراً ہی اعلیٰ افسران سے رابطہ قائم کیا اور اس انسپیکٹر کو ڈی گریڈ کروا کر کسی دور افتادہ مقام پر ٹرانسفر کروا دیا۔ اب کوئی پولیس آفیسر حویلی کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ لیکن تم، زریاب نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تم جاگیردار کی بیٹی ہو، قانونی طور پر اس کی وارث ہو، تم رکھیل شاہ کے خلاف کارروائی کر سکتی ہو، یہ تمہارا قانونی حق ہے۔ قانونی حق؟ کندن کا لہجہ زہر آلود تھا۔ قانون پر حق صرف اس کا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو۔ کمزور لوگوں کو تو ویسے ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، اس میں شبہ نہیں کہ میں جاگیردار نمران کی بیٹی اور اس کی وارث ہوں، لیکن میں 10 سال پہلے مر چکی ہوں۔ پہلے تو مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں زندہ ہوں، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھائی جا سکے گی، لیکن میں جیسے ہی سامنے آئی تو مجھے ختم کر دیا جائے گا۔ رکھیل شاہ میرے وجود کو کیسے برداشت کرے گا؟
मेरे सामने आ जाने से उसका सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा और वो मुझे मौत के घाट उतारने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। वो तुम्हें भी अपने रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट समझने लगा है। वो समझता है कि तुम बाबा की कोई अजीजा हो और बाबा ने जागीर की विरासत के लिए तुम्हें बुलाया है, इसीलिए तो तुम्हें बाबा से मिलने नहीं दिया गया। रखेल शाह बहुत कमीना आदमी है। वो हर उस शख्स को मौत के घाट उतार देगा जिसका बाबा से कोई ताल्लुक होगा। ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि हमें बर वक्त तुम्हारे बारे में इत्तला मिल गई और हमने तुम्हें उनके चुंगल से निकाल लिया। बाबा को अब तक इसलिए जिंदा रखा गया है कि रखेल शाह को अभी उनकी जरूरत है। उनके दस्तखतों के बगैर रखेल शाह का मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता और जैसे ही उसकी जरूरत पूरी हुई वो बाबा को भी खत्म कर देगा। लेकिन हमें उससे पहले बाबा को उनकी कैद से निकालना होगा। ये रखेल शाह कौन है? जरियाब ने पूछा। जागीरदार के एक नमक ख्वार का बेटा, कुंदन ने जवाब दिया। उसका बाप बहुत शरीफ आदमी था। उसके इंतकाल के बाद रखेल शाह को मेरे बाबा ही ने पाला, उसे आला तालीम दिलाई और फिर उसे अपनी जागीर का मैनेजर मुकर्रर कर दिया। वो मुझसे उम्र में 2-4 साल ही बड़ा है। जब वो तालीम के सिलसिले में दरवेशपुर में था तो उसने कुछ नापसंदीदा किस्म के लोगों से दोस्तियां काट ली थीं। वो कॉलेज की छुट्टियों में अपने उन बदमाश दोस्तों को हवेली में भी लाने लगा। बाबा ने पहले तो रखेल शाह को नरमी से समझाने की कोशिश की, मगर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो बदस्तूर अपने दोस्तों को यहाँ लाता रहा। एक मर्तबा बाबा के एक दोस्त अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए हुए थे। उनकी 2 जवान बेटियां थीं। रखेल शाह और उसके दोस्तों ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। बाबा को इसका पता चल गया। बाबा ने रखेल शाह को डांटा और उसे एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया। बाबा ने उसे यह थप्पड़ बेटा समझकर मारा था। उन्होंने उसे अपने बेटे ही की तरह पाला था, लेकिन रखेल शाह ने उसे अपनी तौहीन समझा। वो अपने दोस्तों को लेकर दरवेशपुर चला गया। उसने 2 साल तक हवेली का रुख नहीं किया। बाबा इस अरसे में उस वाक़े को भूल गए, लेकिन रखेल शाह बड़ा कीना परवर आदमी है। उसने बात दिल में रखी। वो इंतकाम की आग में चलता रहा और जब वो तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस आया तो बाबा ने उसे असिस्टेंट मैनेजर मुकर्रर कर दिया। उसने अपनी साजिशों पर अमल भी शुरू कर दिया। उसने आहिस्ता आहिस्ता हवेली के वो तमाम मुलाजिम निकाल दिए जो हवेली के वफादार थे। इस दौरान उसने लाखों रुपए क़बज़ कर लिए। बाबा ने उसे तंबीह करके छोड़ दिया। वो दरअसल जागीर पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था। उसके ख्याल में आसान तरीका यह था कि वो मुझसे शादी कर ले और जागीर का मालिक बन जाए। उसने बाबा से मेरा रिश्ता भी मांगा, मगर बाबा ने इनकार कर दिया। और फिर एक रात उसने मेरे साथ दस्त दराजी की कोशिश की तो मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए हवेली की फसील से छलांग लगा दी। मुझे रज़मक का वालिद उठाकर ले गया। बाद में मुझे पता चला कि बाबा ने रखेल शाह को मुलाजमत से निकाल दिया। अपने वालिद के कत्ल के बाद रज़मक मुझे और खुशनुमा को लेकर मुल्क से बाहर चला गया। उधर रखेल शाह बाबा के खिलाफ अपनी साजिशों के चाल फैला रहा था। 2 साल पहले उसने हवेली पर कब्जा करके बाबा को कैद कर दिया। उसने ये मशहूर कर दिया कि बाबा बीमार हैं और उन्होंने उसे दोबारा जागीर का मैनेजर मुकर्रर कर दिया है। जागीर के नाम पर वो अपने ताल्लुकात बढ़ाता रहा। उसने बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। दौलत के बलबूते पर उसने बास आला सरकारी अफसरों को मुट्ठी में ले रखा है। जब हवेली का एक खैरखा पुलिस को लेकर यहाँ आया था तो रखेल शाह उस रोज दरवेशपुर में नहीं था। इंस्पेक्टर भी शायद नया नया था और रखेल शाह के बारे में ज्यादा नहीं जानता होगा, इसलिए पुलिस पार्टी लेकर यहाँ आ गया था, जिसका खुमियाजा उसे भुगतना पड़ा। उसे रखेल शाह के इशारे पर डिग्रेड करके दूर उफ्तादा मकाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। कानून का सहारा लेना हर शहरी का कानूनी हक है, लेकिन यहां तो हर शख्स को उसके हक से महरूम कर दिया गया है। कानून सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जिनके पास दौलत ताकत हो। यहां हक मांगा नहीं जाता। अगर बाबा की जिंदगी खतरे में ना होती तो मैं रखेल शाह से कानूनी जंग जरूर लड़ती, लेकिन मुसीबत यही है कि बाबा उसकी कैद में है। अगर मैं रखेल शाह के खिलाफ अदालत से रुजू करूं तो वो मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन सबसे पहली बात तो मेरी शनाख्त है। सब लोग यही समझते हैं कि मैं 10 साल पहले हवेली की फसील से गिरकर हलाक हो गई थी। उसके बाद मैं 10 साल तक गायब रही। किसी को इल्म नहीं था कि मैं जिंदा हूं। इस दौरान अगर मैं एक आध बार भी सामने आई होती तो मेरे जिंदा होने का तासुर कायम रहता, लेकिन मेरे गायब हो जाने से सबने, यहां तक कि मेरे बाप ने भी मुझे मुर्दा समझ लिया।
رکیل شاہ جیسے آدمی کے سامنے اپنی شناخت ثابت کرنا بڑا مشکل ہوگا، معاملہ طویل ہو جائے گا اور اس طرح بابا کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے میں نے یہ کٹھن اور جان لیوا راستہ اختیار کیا ہے۔ بابا کو ان کی قید سے رہائی دلانے کے بعد میں کھل کر سامنے آؤں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ آسان نہیں ہوگا؟ زریاب نے کہا۔ ہاں، کندن نے جواب دیا، اور عین ممکن ہے کہ اس میں میری جان بھی چلی جائے۔ تمہارے لیے بھی یہاں بہت خطرات ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی یہی مشورہ دوں گی کہ تم اس خاندان کی ریسرچ کا خیال ذہن سے نکال کر واپس چلی جاؤ۔ بات ریسرچ سے بہت آگے نکل چکی ہے، زریاب نے کہا۔ حویلی میں آنے کے بعد کچھ عجیب و غریب باتیں سامنے آئی ہیں جن سے میرا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا ہے، اور جب تک ان کی وضاحت حاصل نہ کر لوں میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتی۔ کیسی باتیں؟ کندن نے پوچھا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میرا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے، زریاب نے جواب دیا۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنے والد کے کاغذات میں سے چند تصویریں نکال لی تھیں۔ جس رات میں حویلی میں آئی تھی وہ تصویریں اسی رات میرے سوٹ کیس میں سے چوری ہو گئی تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تصویریں خامس نے چرائی ہوں گی اور اس وقت رکیل شاہ کے قبضے میں ہوں گی، لیکن ان میں ایک تصویر ایسی تھی جس کے ساتھ کی ایک بڑی تصویر اس حویلی کے کمرے میں آویزاں ہے۔ میں نے حویلی میں ایک اور پورٹریٹ بھی دیکھا ہے، اس چہرے پر میرے مرحوم باپ کی شباہت ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے والد کا اس حویلی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی تعلق نہیں تھا تو وہ تصویر میرے والد کے پاس کیوں تھی؟ کون سی تصویر کی بات کر رہی ہو؟ کندن نے پوچھا۔ تمہارے والد کے دادا جیدار بخت کی تصویر، زریاب نے جواب دیا۔ اس رات میں نے تمہارے بابا سے اس تصویر کا ذکر کیا تھا، انہوں نے بھی بتایا تھا کہ وہ ان کے دادا کی تصویر ہے۔ اوہ، کندن کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تمہارے والد نے اس تصویر کے بارے میں تمہیں بھی پہلے کچھ نہیں بتایا تھا؟ نہیں، اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی تھی، زریاب نے جواب دیا۔ انہوں نے کبھی اس حویلی کا بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ خاندان کے بارے میں ریسرچ کا خیال تو مجھے ان کے انتقال کے بعد آیا تھا۔ میں نے ان کے پرانے کاغذات کو بھی اچھی طرح چیک نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے ان میں کچھ ایسے کاغذات بھی ہوں جو اس راز سے پردہ اٹھا سکیں، لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہوگا جب یہاں سے واپس جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے تمہاری والدہ کو اس سلسلے میں معلومات حاصل ہوں، کندن نے کہا۔ نہیں، زریاب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری والدہ اس سلسلے میں زیادہ نہیں جانتی کیونکہ ان کا تعلق سندس خاندان سے نہیں ہے۔ میری اب تک کی معلومات کے مطابق سندس خاندان کے لوگ شادی بیاہ اپنے ہی خاندان میں کیا کرتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے پرانی روایات کو بھلا کر خاندان سے باہر بھی رشتے ناطے جوڑنا شروع کر دیے۔ میرے والد کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی خاندان سے باہر شادی کی تھی۔ انہوں نے میری والدہ کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور بتایا ہوگا، لیکن وہ معلومات یقیناً ایسی نہیں ہیں کہ ان سے مجھے کچھ مدد مل سکے۔ تمہارے بابا نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ ان کے پاس کچھ قدیم دستاویزات ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان دستاویزات سے بہت سے سربستہ راز کھل سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ اس قدر الجھ گیا ہے کہ آسانی سے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب سب سے پہلے ہمیں تمہارے بابا کو ان کی قید سے نجات دلانا ہے، اس کے بعد ہی یہ پیچیدہ گرہیں کھل سکیں گی۔ کندن کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ سرنگ کے باہر گھوڑے کے ہننانے کی آواز سنائی تھی۔ انہوں نے گھوڑوں کو جس جگہ درختوں سے باندھا تھا وہ جگہ سرنگ کے دہانے سے زیادہ دور نہیں تھی۔ رزمق پتھر ہٹا کر سرنگ سے باہر نکل گیا۔ وہ بڑی احتیاط سے قد آدم گنجان جھاڑیوں سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چاقو تھا اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ۔ وہ جھاڑیوں میں کھڑا کچھ دیر تک جھاڑیوں میں دبکا سامنے دیکھتا رہا، پھر جھاڑیوں سے باہر آ گیا۔ گھوڑے کی آواز اور زور زور سے پیر پٹکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ رزمق اسی انداز میں چلتا ہوا آگے آنے لگا۔ ایک گھوڑا زمین پر گرا ہوا اس طرح لوٹ رہا تھا جیسے اذیت میں مبتلا ہو، دوسرے گھوڑے بھی بدک رہے تھے۔ رزمق نے ٹارچ روشن کر لی اور دوسرے ہی لمحے چونک کیا۔ ایک سیاہ ناک گرے ہوئے گھوڑے کی ٹانگ سے لپٹا ہوا تھا۔ رزمق کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس گھوڑے کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ روشنی پڑتے ہی سانپ نے گھوڑے کی ٹانگ سے بل کھول لیے اور تیزی سے رنگتا ہوا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رزمق نے آگے بڑھ کر ٹارچ کی روشنی میں گھوڑے کا جائزہ لیا۔ اس کے منہ سے جھاگ بہ رہا تھا۔ کوئی بہت ہی زہریلا سانپ تھا۔ رزمق کے خیال میں اس گھوڑے کا زندہ بچنا بہت مشکل تھا۔ وہ کچھ دیر تک گھوڑے کو تڑپتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر واپس آ گیا
ظاہر ہے وہ دم توڑتے ہوئے گھوڑے کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ رزمق سرنگ میں واپس آ گیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ وہ رات انہوں نے سرنگ میں بیٹھ کر ہی گزار دی تھی۔ سرنگ کے باہر صبح کی بہت مدھم روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ رزمق ان دونوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے سرنگ کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ اس کی واپسی تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی۔ حویلی خالی ہے، وہ لوگ کہیں جا چکے ہیں، رزمق نے بتایا۔ کیا؟ کندن اچھل پڑی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، حویلی میں کسی کا نام و نشان نہیں ہے، رزمق نے جواب دیا۔ چلو میرے ساتھ چلو، کندن ایک جھٹکے سے اٹھ گئی۔ وہ تینوں سرنگوں میں چلتے ہوئے حویلی کی ایک عمارت کے کمرے میں پہنچ گئے۔ رزمق نے غلط نہیں کہا تھا، حویلی میں کسی کی موجودگی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ محتاط انداز میں حویلی کے مختلف حصوں میں گھومتے ہوئے اس عمارت میں آ گئے جہاں کچن بھی تھا اور گوپانگ والا کمرہ بھی۔ رزمق چاقو ہاتھ میں لیے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کا خدشہ بے بنیاد نکلا۔ حویلی میں کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی گوپانگ والے کمرے میں داخل ہوئے، تینوں اچھل پڑے۔ سامنے ہی فرش پر ایک عورت کی لاش پڑی تھی۔ وہ تینوں دوڑ کر اس کے قریب پہنچے۔ وہ عورت خون میں لت پت تھی، سینے میں دستے تک ایک خنجر پیوست تھا۔ رزمق اس لاش کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے جیسے ہی سینے میں پیوست خنجر کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس عورت نے آنکھیں کھول دی۔ وہ زندہ تھی۔ زریاب اور کندن بھی اس پر جھک گئی۔ وہ دونوں گہری نظروں سے عورت کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ مت کھینچو، میرے سینے سے خنجر مت کھینچو۔ اس زخمی عورت کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی بہت ہی کمزور سی آواز نکلی۔ رزمق نے جلدی سے اپنا ہاتھ خنجر کے دستے سے ہٹا لیا اور مڑ کر زریاب اور کندن کی طرف دیکھنے لگا۔ زریاب نے کندن کی طرف دیکھا، پھر اس عورت کی طرف دیکھنے لگے جسے وہ مردہ سمجھے تھے۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، دونوں باہوں پر بھی زخموں کے نشانات تھے۔ دائیں رخسار پر آنکھوں سے لے کر جبڑے تک ایک لمبا زخم تھا جس سے خون رس رہا تھا۔ پیٹ پر بھی زخم کے 2 نشان تھے۔ اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں اور جسم پر زخموں کے ان نشانات سے اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ اس نے ڈھیر ہونے سے پہلے اپنے بچاؤ کے لیے خاصی مزاحمت کی ہوگی، اور پھر سینے میں خنجر پیوست کرنے کے بعد وہ لوگ اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ تم کون ہو؟ کیا تم میری آواز سن سکتی ہو؟ زریاب نے مزید جھکتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں زخمی عورت کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس عورت نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر بے پناہ کرب و اذیت کے تاثرات تھے، آنکھوں میں ویرانی تھی۔ اس نے 2-3 مرتبہ پلکیں جھپکیں، پھر کچھ کہنا چاہا مگر ہونٹ پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ تم کون ہو؟ اس حویلی میں کیسے آئی تھی؟ وہ لوگ کہاں گئے؟ زریاب نے کہا۔ ہاں کوشش کرو، تم بول سکتی ہو، ہمت سے کام لو۔ جاگیردار کی زندگی خطرے میں ہے۔ اس عورت کے ہونٹوں سے پھر سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی۔ آواز اس قدر کمزور تھی کہ زریاب کو مزید نیچے جھکنا پڑا۔ جاگیردار کہاں ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ تم کون ہو؟ زریاب نے پوچھا۔ میرا نام روشن ہے۔ اس عورت کے ہونٹ ایک بار پھر پھڑ پڑائے۔ میں نرس ہوں، وہ رک رک کر بتانے لگی۔ یہ لوگ مجھے بہت عرصہ پہلے کسی بیمار کی دیکھ بھال کے لیے لائے تھے۔ یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ جس مریض کی دیکھ بھال کے لیے میری خدمات حاصل کی گئی ہیں وہ جاگیردار نمران ہے۔ دوسرے ہی دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے جاگیردار کو قیدی بنا رکھا ہے۔ انہوں نے زمیندار کو تہہ خانے میں قید کر رکھا تھا۔ دن میں 1 مرتبہ 2-3 گھنٹوں کے لیے اسے قید خانے سے نکالا جاتا۔ جن دنوں میں یہاں آئی تھی، جاگیردار نمران کو بظاہر کوئی بیماری نہیں تھی، بس ذرا سی کمزوری تھی۔ اسے جو دوائیں دی جا رہی تھیں انہوں نے مجھے چونکا دیا۔ وہ دراصل ایک طرح کا زہر ہے جس سے انسان مرتا نہیں، لیکن اس کے مسلسل استعمال سے انسان بتدریج کمزور اور مفلوج ہوتا چلا جاتا ہے۔ چند روز بعد انکشاف ہوا کہ میں بھی اس حویلی کی قیدی بن کر رہ گئی ہوں۔ ڈاکٹر شمیر مہینے میں 2 مرتبہ یہاں آتا ہے۔ وہی علاج کے بہانے جاگیردار کو ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کرنے والی دوائیں دے رہا ہے۔
ڈاکٹر شمیر ایک لالچی آدمی ہے۔ اس کی باتوں سے مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس جاگیر کا مینیجر رکھیل شاہ جاگیر پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بھیانک کھیل کھیل رہا ہے۔ مجھے جاگیردار سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ میں نے جاگیردار کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اسے استعمال کرائی جانے والی دواؤں کی مقدار کم کر دی۔ موقع ملتا تو میں وہ دوا استعمال کرنے کے بجائے ضائع کر دیتی۔ اگر میں جاگیردار کو وہ دوائیں باقاعدگی سے استعمال کراتی رہتی تو اب تک ان کا منصوبہ کامیاب ہو چکا ہوتا۔ انہیں بھی حیرت تھی کہ وہ دوائیں پوری طرح اثر کیوں نہیں کر رہی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں اسے باقاعدگی سے دوائیں استعمال نہیں کروا رہی تو شاید مجھے بہت پہلے قتل کر دیا جاتا۔ مجھے اور جاگیردار کو دن میں 2-3 گھنٹوں کے لیے تہہ خانے سے باہر لے جایا جاتا تھا۔ اس وقت خوفناک کتے کھول دیے جاتے اور خامس بھی ہمارے آس پاس ہی موجود رہتا، لیکن پچھلے چند روز سے ہمارا تہہ خانے سے نکلنا بند کر دیا گیا۔ اور پھر ایک روز جاگیردار نے بتایا کہ زریاب نام کی کوئی لڑکی حویلی میں آئی ہے۔ میں جانتی ہوں، زریاب کو جاگیردار نے خط لکھ کر یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ جاگیردار ایک رات کسی خفیہ راستے سے زریاب کے کمرے میں جا کر اس سے ملا بھی تھا، لیکن شاید خامس اور گوپانگ کو شبہ ہو گیا تھا۔ وہ دن یا رات کو کسی وقت بھی چیک کرنے کے لیے تہہ خانے میں آ جاتے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ خامس تہہ خانے کا چکر لگا کر گیا اور 5 منٹ بعد پھر آ گیا۔ وہ عجیب و غریب قسم کا انسان ہے، یا شاید کوئی بدروح، بہت ہی پراسرار آدمی ہے۔ اس کی وجہ سے جاگیردار کو اپنے تہہ خانے سے نکلنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، لیکن اس کے بعد وہ کچھ بے چین سا رہنے لگا تھا۔ پچھلے چند روز سے اسے اپنی بیٹی کندن بہت یاد آ رہی تھی، جس کا 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے اپنی بیٹی کا ذکر کیا کرتا تھا۔ زریاب سے ملاقات کے بعد تو اس نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ اس کی بیٹی کی روح اس حویلی میں بھٹک رہی ہے۔ روشن کی آواز بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ خاموش ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کندن کے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ اس کا باپ قید و بند کی صحبتوں میں بھی اسے نہیں بھول سکا تھا۔ وہ بیچارہ یہی سمجھ رہا تھا کہ کندن مر چکی ہے۔ وہ خاموشی سے روشن کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا روشن؟ زریاب نے اس پر جھکتے ہوئے کہا۔ گزشتہ چند روز سے خامس اور گوپانگ خاصے پریشان ہیں، روشن کمزور سے لہجے میں کہنے لگی۔ اس دوران جاگیر کا مینیجر رکھیل شاہ بھی 2 مرتبہ یہاں آ چکا ہے۔ وہ جاگیردار سے کچھ کاغذات پر دستخط کروانا چاہتا تھا، لیکن جاگیردار نے دستخط نہیں کیے۔ آخری مرتبہ اس پر کچھ تشدد بھی کیا گیا، لیکن رکھیل شاہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پچھلے 2-3 روز سے تو خامس اور گوپانگ بھی کچھ زیادہ ہی پریشان ہے۔ اس نے میرے سامنے جاگیردار کو بتایا تھا کہ اس کی ہمدرد زریاب حویلی سے فرار ہو گئی ہے۔ یہ سن کر جاگیردار بہت خوش ہوا تھا، اور پھر آج تو وہ دونوں بڑی افراتفری میں تھے، بار بار تہہ خانے میں آ رہے تھے۔ ان کی آج کی رات بڑی بھاگ دوڑ میں گزری ہے۔ میں نے انہیں باتیں کرتے سنا تھا کہ کچھ لوگ حویلی میں گھس آئے ہیں اور اب یہ حویلی ان کے لیے محفوظ نہیں رہی، اس لیے انہیں فوری طور پر جاگیردار کو لے کر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جب وہ جاگیردار کو اس تہہ خانے سے لے جانے لگے تو جاگیردار نے مزاحمت کی، جس پر خامس نے اس پر تشدد بھی کیا۔ جب میں نے ان کے پیچھے جانا چاہا تو خامس نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا اور خود جاگیردار کو لے کر نکل گئے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ لوگ مجھے اس تہہ خانے میں بند کر کے جانا چاہتے ہیں، جہاں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گی۔ مجھے اس خفیہ راستے کا پتہ چل گیا تھا۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد باہر آ گئی۔ وہ لوگ گوپانگ والے کمرے میں تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں کچھ بدحواس سے ہو گئے۔ پھر خامس نے گوپانگ کا اشارہ پا کر خنجر نکال لیا۔ پہلے اس نے مجھے ڈرا دھمکا کر کسی اور تہہ خانے میں دھکیلنے کی کوشش کی،
मैं मुज़ाहमत करती रही। उस मुज़ाहमत में मेरे कपड़े भी फट गए और जब खामिस ने यह देखा कि मैं इस तरह उसके काबू में नहीं आ रही हूं तो उसने मुझ पर खंजर से वार किया। मैं बचने की कोशिश करती रही लेकिन वो मुझ पर पे पे वार करता रहा। आखिरी वार के बाद मैं तड़प तड़प कर बेहरकत हो गई। वो लोग मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए। वो जागीरदार को अपने साथ ले गए हैं। उसकी जिंदगी खतरे में है। रोशन खामोश हो गई, उसकी आंखें बंद हो गई। रोशन, जरिया उस पर मजीद झुकते हुए बोली, क्या तुम बता सकती हो कि वो जागीरदार को कहां ले गए हैं? जरगून, रोशन ने रुक रुक कर जवाब दिया। मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना था कि वो जागीरदार को जरगून ले जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सी जगह है और कहां है, लेकिन वो खामोश हो गई। उसकी आंखें भी बंद हो गई थीं। जरिया ने उसकी नाक के सामने उंगली रखकर देखा। वो जिंदा थी। सांस की बहुत हल्की आमदोरफ्त महसूस हो रही थी। रोशन, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? जरिया उस पर झुकते हुए बोली। जागीरदार के पास कुछ कागजात थे। क्या तुम बता सकती हो कि उसने वो कागजात कहां रखे हुए हैं? रोशन ने आंखें खोल दी। लगता था जैसे उसे आंखें खोलने में भी तकलीफ हो रही हो। उसने कुछ कहना चाहा मगर होंठ फड़फड़ा कर रह गए। हाँ, कहो कहो। जरिया ने अपना कान उसके मुंह के करीब कर दिया। हाँ। रोशन के होंठों को हरकत हुई। बहुत कमजोर सी आवाज जरियाब की समाज से टकराई। वो फाइल शेरान। उसकी आवाज बंद हो गई। जरियाब ने उसकी नाक के सामने उंगली रखी और फिर नब्ज टटोल कर देखी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रोशन जिंदगी की कैद से आजाद हो चुकी थी। जरियाब के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसने रोशन की आंखें बंद कर दी और सीधी होकर रज़मक की तरफ देखने लगी। कुंदन भी सीधी होकर पीछे हट गई थी। रज़मक ने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए रोशन के सीने में पेवस खंजर के दस्ते पर हाथ रखा और उसे एक झटके से बाहर खींच लिया। रोशन की लाश को झटका सा लगा और जख्म से बहुत गाढ़े खून का फव्वारा सा उबला। रज़मक ने रोशन ही के लिबास से खंजर साफ किया और गौर से उसे देखने लगा। बहुत ही उम्दा स्टील का 2 धारी खंजर था। उसने जरियाब और कुंदन की तरफ देखा और उठकर खड़ा हो गया। वो दोनों भी उठकर खड़ी हो गई। जरगून कहां है? जरियाब ने सवालिया निगाहों से कुंदन की तरफ देखा। मैंने जरगून का नाम सुना तो जरूर है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यह जगह कहां है। शायद रज़मक जानता हो, कुंदन कहते हुए रज़मक की तरफ देखने लगी। ये जगह देखी तो मैंने भी नहीं है, लेकिन सुना है कि यहां से तकरीबन 150 मील शुमाल की तरफ एक हिल स्टेशन है। दरवेशपुर से पूरी मालूमात हासिल हो सकती हैं, रज़मक ने कहा। और शेरान कौन है? जरियाब ने फिर पूछा। मैं उसे नहीं जानता, रज़मक ने जवाब दिया। उसे तलाश करना बहुत जरूरी है, जरियाब ने कहा। तमाम कागजात उसके कब्जे में हैं। जागीरदार ने मुझे चंद तारीखी दस्तावेजात के बारे में बताया था कि उनके अलावा जागीर के दीगर कागजात भी उस फाइल में हो सकते हैं। अगर वो फाइल रखेल शाह के कब्जे में चली गई तो ये जागीर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मुझे जागीर से ज्यादा बाबा की जिंदगी की फिक्र है, कुंदन ने कहा। पहले हमें बाबा को तलाश करना चाहिए। पहले हम बाबा ही को तलाश करेंगे, जरियाब ने कहा, लेकिन हवेली से निकलने से पहले यहां की तलाशी ले लेनी चाहिए। हो सकता है यहां कोई ऐसा सुराग मिल जाए कि उसके सहारे हम आसानी से उन तक पहुंच सकें। इसके अलावा हमें इसका भी बंदोबस्त करना होगा। उसने रोशन की लाश की तरफ इशारा किया। इसे इस तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसका बंदोबस्त मैं कर लेता हूं। आप लोग उन कमरों की तलाशी ले लें जो खुले हुए हैं या जहां से कुछ मिलने की तवक्को हो सकती है, रज़मक ने कहा। उसे थोड़ी सी तलाश के बाद एक खुदाल मिल गई। वो इस बुलाक के बाहर गड़ा खोदने लगा। जरियाब कमरे में दाखिल हो गई। उसने बिस्तर पर बिछी हुई चादर उठाकर रोशन की लाश पर डाल दी और फिर कुंदन के साथ मिलकर कमरों की तलाशी लेने लगी। गोपांग का यह कमरा बहुत शानदार था। फर्श पर दबी कालीन बिछा हुआ था। एक खिड़की के सामने थोड़ी सी जगह छोड़कर किंग साइज डबल बेड बिछा हुआ था। कमरे में 3 अलमारियां थीं। लकड़ी की 2 अलमारियां तो अलग से दीवार के साथ खड़ी थीं और तीसरी अलमारी दीवार ही में बनी हुई थी। कुंदन ने एक अलमारी खोल ली थी
जिसमें ऊपर वाले खाने में हैंगरों पर कुछ कपड़े टंगे हुए थे। निचले खाने में भी कपड़े तय किए हुए रखे थे। ज़रियाब ने दूसरी अलमारी खोली, उसमें भी कपड़े थे, लेकिन ये कपड़े पहली अलमारी में भरे हुए कपड़ों से बहुत मुख्तलिफ थे। उनकी तराश खराश पुराने तर्ज की थी। उस अलमारी में भी काम की कोई चीज नहीं मिली। वो दोनों बैक वक्त तीसरी अलमारी की तरफ बढ़ी। ये अलमारी उन दोनों अलमारियों से बड़ी थी। उसके 4 दरवाजे थे। उन दोनों ने बैक वक्त एक एक दरवाजा खोल लिया। ज़रियाब ने जो दरवाजा खोला था उसमें बिस्तर की चादरें, तौलिए और इसी किस्म की चीजें भरी हुई थीं। ज़रियाब ने दूसरा दरवाजा खोला ही था कि उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। दरमियान वाले खाने में उसका सूटकेस रखा हुआ था। उसने सूटकेस निकालकर पलंग पर रख दिया और खोलकर चीजों का जायजा लेने लगी। तमाम चीजें मौजूद थीं। जिप वाले खाने में उसकी रकम भी जूं की तूं रखी हुई थी। उसकी वो डायरी भी मौजूद थी जिसके सफ़ात से उसकी तहरीर गायब हो चुकी थी। वो उठकर दोबारा अलमारी के करीब आ गई। इस दौरान कुंदन अलमारी का आखिरी दरवाजा खोल चुकी थी। उस खाने में चंद फाइलें रखी हुई थीं। फाइलें इस कदर पुरानी थी कि उनके कागजात भी खस्ता हो चुके थे। कुंदन एक एक कागज को उलट पुलट कर देख रही थी। ज़रियाब नीचे बैठ गई। सबसे नीचे एक दराज थी। उसने जैसे ही दराज खोली, उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। दराज में सबसे ऊपर उसकी डायरी रखी हुई थी। उसने पलटकर पलंग की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसकी डायरी खुले हुए सूटकेस में सबसे ऊपर रखी हुई थी। ज़रियाब ने दराज में से वो डायरी निकाल ली। पहले उसे उलट पुलट कर देखती रही। फिर उसने जैसे ही पहला सफ़ा खोला, उछलकर खड़ी हो गई। अंदर वाले पहले सफ़े पर उसकी अपनी हैंड राइटिंग में उसका नाम लिखा हुआ था। उसने दूसरा सफ़ा पलटा और फिर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। वो सफ़ात पलटती गई। उस डायरी के सफ़ात पर उसकी वो तहरीर मौजूद थी जो उसने उस रात लिखी थी। ज़रियाब के दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। वो पलंग के करीब आ गई और सूटकेस में से दूसरी डायरी उठाकर दोनों डायरियों का मवाजना करने लगी। दोनों में कोई फर्क नहीं था। साइज, हुजम, कवर की रंगत और नीचे बाएं कोने में कंपनी का नाम भी वही था। ज़रियाब चंद लम्हों तक कुछ सोचती रही। फिर सारी बात उसकी समझ में आ गई। ये डायरियां बाजार में आम तौर पर दस्तयाब थीं। ज़रियाब की असल डायरी गायब करने के बाद गोपांग दरवेशपुर से बिल्कुल ऐसी ही एक और डायरी ले आया था जिसे दूसरे दिन उसके कमरे में रख दिया गया था। इस तरह हवेली के बारे में वो लोग जो तासुर देना चाहते थे उसमें कामयाब हो गए थे। हवेली में पुरस्कार किस्म के वाकयात रोनमा हो रहे थे जिनसे ज़रियाब वाकई खौफजदा हो गई थी। डायरी गायब हो जाना और फिर दोबारा मिल जाना अपनी जगह एक अलग बात थी, लेकिन डायरी के सफ़ा से तहरीर गायब हो जाना तो वाकई एक पुरस्कार बात थी जिसने न सिर्फ ज़रियाब को चकरा कर रख दिया था बल्कि हकीकत यह थी कि वो खौफजदा भी हो गई थी। लेकिन रोनुमा होने वाले दूसरे पुरस्कार वाकयात की तरह ये राज भी खुल गया था और डायरी से तहरीर गायब हो जाने वाला मुअम्मा का इसरार भी खुल गया था। फिर ज़रियाब अलमारी में भरी हुई फाइलों का जायजा लेने लगी। बेशतर कागजात पर 50 साल पहले की तारीखें मौजूद थीं। उन फाइलों में ज़्यादातर कागजात किसी किस्म के हिसाब किताब पर मुश्तमिल थे। कुंदन भी उन फाइलों को देखती रही। फिर वो दोनों तस्वीरों वाला लिफाफा तलाश करने लगी, लेकिन वो लिफाफा नहीं मिला। अलमारी की एक दराज में भूरे रंग का एक कागज बिछा हुआ था। ज़रियाब ने जैसे ही वो कागज उठाया, उसकी आंखों में चमक उभर आई। कागज के नीचे एक तस्वीर रखी हुई थी। ज़रियाब ने जल्दी से वो तस्वीर उठा ली। उसने कुंदन को मुतवज्जे करते हुए कहा, इनमें से एक तस्वीर ये है। उन्होंने मेरी तस्वीर वाला वो लिफाफा दराज में बिछे हुए उस कागज के नीचे रखा होगा और लिफाफा यहां से निकालते हुए ये तस्वीर गिर गई होगी। उसने तस्वीर कुंदन की तरफ बढ़ा दी। ये दरअसल एक बहुत बड़े पोर्ट्रेट को सामने रखकर खींची गई थी। उस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में उस बूढ़ी औरत के फीचर बड़े नुमाया थे। तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस औरत की उम्र 80-85 साल से किसी तरह भी कम नहीं रही होगी। चेहरे पर झुर्रियां मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई थीं। थोड़ी के नीचे खाल लटकी हुई थी। बाल बिल्कुल सफेद थे। कानों में चूड़ियों की तरह बड़े बड़े हाले थे, जिनके वजन से कान भी नीचे से कुछ लटके हुए से लग रहे थे। इस उम्र में आमतौर पर आंखों में मायूसी की झलक आ जाती है, लेकिन उस औरत की आंखों में हैरत अंगेज तौर पर जिंदगी की भरपूर चमक थी। ये तो मेरी दादी मेहताब की तस्वीर है। तुम्हारे पास कहां से आई? कुंदन ने तस्वीर को देखते हुए कहा। तुम्हारी दादी? ज़रियाब के दिमाग में तेज सनसनाहट सी होने लगी। ये उन्हीं तस्वीरों में से है
जो मैं जागीरदार को दिखाने के लिए अपने साथ लाई थी। क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि यह तस्वीर तुम्हारे पास थी? कुंदन ने उसे घूरा। हाँ, यह तस्वीर भी उसी लिफाफे में थी, जरियाब ने कहा। लेकिन क्या तुम्हें कोई धोखा तो नहीं हो रहा है? मेरा मतलब है बास चेहरे। नहीं जरियाब, कुंदन ने उसकी बात काट दी। मैं ये चेहरा कैसे भूल सकती हूं? मेरा बचपन इसी आगोश में गुजरा है। बड़ी शफीक, मेहरबान, रहमदिल और मोहब्बत करने वाली खातून थी। जब इनका इंतकाल हुआ तो मैं 11 साल की थी। नहीं, मैं अपनी दादी को कभी नहीं भूल सकती। ये मेरी दादी की तस्वीर है। मुझे अच्छी तरह याद है उनका ये पोर्ट्रेट उनके इंतकाल से सिर्फ 4-5 महीने पहले बनाया गया था। वो आर्टिस्ट शहर से आया था। कई हफ्ते हवेली में रहा। जब वो देर तक दादी को अपने सामने बिठाए रखता तो दादी बुड़बुड़ाती हुई उठकर वहां से चली जाती। आर्टिस्ट ने बड़ी मेहनत से ये पोर्ट्रेट बनाया था, जिसे दादी के कमरे में आवेजा कर दिया गया था। मेरा ख्याल है वो पोर्ट्रेट अब भी उसी कमरे में होगा। तुम्हारे वालिद के दादा जीदार बख्त और तुम्हारी दादी की ये तस्वीर मेरे डैडी के पास? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जरियाब सर झटकने लगी। तुम्हारी दादी का कमरा कौन सा है? मैं वो पोर्ट्रेट देखना चाहती हूं। मैं तुम्हें उस कमरे में ले चलूंगी, पहले यहां अपना काम मुकम्मल कर ले, कुंदन ने कहा। वो एक बार फिर कमरे की तलाशी लेने लगी। उन्होंने पलंग का मैट्रेस उठा दिया, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं मिल सकी जो उनकी रहनुमाई कर सकती। वो उस कमरे से निकलकर किचन में आ गईं। यहां भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वो साथ वाले कमरे में आ गईं। यहां खुरोनोश का सामान भरा हुआ था। जरियाब के ख्याल में 5-6 अफराद के लिए कम से कम 3 महीनों के लिए ये राशन काफी था। उस कमरे में भी उन्हें काम की कोई चीज नहीं मिली थी। वो मुख्तलिफ कमरों से होती हुई एक और कमरे के सामने आकर रुक गई। दरवाजे को ताला लगा हुआ था। ताला बहुत कदीम तर्ज का था। जरियाब ने तो इस किस्म का ताला जिंदगी में पहली बार देखा था। उसे किसी तार वगैरह से खोलना आसान नहीं था। कुंदन और जरियाब बरामदे से निकलकर इधर उधर देखने लगी। कुंदन बरामदे से उतरकर एक बड़ा सा पत्थर उठा लाई और जोर जोर से ताले पर मारने लगी। ताले पर पत्थर की जरबों की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। ताला बेहद मजबूत था। कई जरबों के बाद भी नहीं टूट सका। इसके बरक्स पत्थर के कुछ टुकड़े टूट गए थे। अब जरियाब ने कुंदन से पत्थर ले लिया और ताले पर जरबे लगाने लगी। 15-20 मिनट की कोशिश के बाद बिल आखिर ताला टूट गया। वो दोनों कमरे में दाखिल हो गईं, लेकिन उन्हें बड़ी तेजी से वापस पलट जाना पड़ा। यूं लगता था जैसे कमरे में कोई जहरीली गैस भरी हुई हो। यह कमरा कई बरसों से बंद पड़ा था। तमाम खिड़कियां और रोशनदान भी बंद थे, जिसकी वजह से कमरे के अंदर की फजा बहुत ही नागवार सी हो गई थी। वो तकरीबन 10 मिनट तक बाहर खड़ी रहीं, फिर अंदर दाखिल होकर सबसे पहले खिड़कियां खोल दीं। खिड़कियां खुलते ही ताज़ा हवा अंदर दाखिल हुई तो फजा सांस लेने के काबिल हुई। वो है दादी अम्मा का पोर्ट्रेट। कुंदन ने आतिशदान के ऊपर दीवार की तरफ इशारा किया। जरियाब दीवार की तरफ देखने लगी। 4x3 फुट का कैनवस फ्रेम था, लेकिन इस कदर गर्द जमी हुई थी कि कैनवस पर बनी हुई तस्वीर भी गर्द की तह के नीचे छुप गई थी। जरियाब ने एक कुर्सी घसीटकर आतिशदान के करीब रखी और उस पर चढ़कर कैनवस का फ्रेम उतारने लगी। फ्रेम 2 किलो पर अटका हुआ था और खासा वजनी भी था। ऊपर उठाते हुए जरियाब उसका तवाजुन बरकरार न रख सकी और वो उलटकर उसके सर पर गिरा। जरियाब को यूं लगा जैसे मिट्टी का भरा हुआ टोकरा उसके सर पर उलट दिया गया हो। फ्रेम उसके हाथ से छूट गया, जो कुर्सी से टकराता हुआ फर्श पर गिर गया। जरियाब धूल के बादल में लिपटी हुई थी और जब धूल छटी तो उसे देखकर कुंदन के हलक से बेख्तियार कह फूट पड़े। जरियाब सर से पैर तक धूल में अटी हुई थी। कुंदन उसे पकड़कर दूसरी दीवार पर लगे हुए कद्दे आदम आईने के सामने ले गई। आईने पर भी धूल की तह जमी हुई थी। कुंदन ने हाथ से आईने का कुछ हिस्सा साफ किया और जरियाब को उसके सामने खड़ा कर दिया। आईने में अपनी शक्ल देखकर जरियाब भी अपने कह नहीं रोक सकी थी। वो दोनों कुछ देर तक कह लगाती रहीं, फिर आईने के सामने से हटकर आतिशदान की तरफ आ गई। जरियाब फर्श पर पड़े हुए फ्रेम की तरफ देखने लगी। गिरने से फ्रेम की गर्द छड़ गई थी। तस्वीर साफ हो गई थी। जरियाब हैरान नजरों से तस्वीर को देख रही थी। ये वही तस्वीर थी जो उसने कुंदन को दिखाई थी। उसने फ्रेम उठाकर आतिशदान के कार्नस पर रख दिया और 2 कदम पीछे हटकर एक बार फिर गहरी नजरों से तस्वीर को देखने लगी। बूढ़ी औरत का यह चेहरा बहुत खूबसूरती से पेंट किया गया था। हैरत अंगेज।
वो कुंदन की तरफ देखकर बुड़बुड़ाई, ये तुम्हारी दादी है और जीदार बख्त तुम्हारा परदादा। लेकिन मेरे डैडी के पास इन दोनों की तस्वीरों की मौजूदगी मेरी समझ में नहीं आ सकी। अगर डैडी ने कभी उनका तस्करा किया होता तो शायद मेरा जहन इस कदर न उलझता। उस रात जब तुम्हारे बाबा से मुलाकात हुई थी तो मैंने जीदार बख्त वाली तस्वीर का तस्करा किया था। उसका पोर्ट्रेट भी मैंने इसी हवेली के कमरे में आविज़ा देखा था। तुम्हारे बाबा की बातों से सिर्फ इतना इंकिशाफ हुआ था कि जीदार बख्त का ताल्लुक पड़ंगाबाद से था और मेरा दादा रोशन ज़मीर भी पड़ंगाबाद ही से आकर कराची में आबाद हुए थे। मेरे वालिद की पैदाइश कराची ही में हुई थी, लेकिन मेरे दादा रोशन ज़मीर और तुम्हारे वालिद के दादा जीदार का पड़ंगाबाद से ताल्लुक ये जाहिर करता है कि इन दोनों में भी कोई ताल्लुक ज़रूर था। इसमें तो शुबा नहीं कि हमारा और तुम्हारा ख़ानदान एक ही है, लेकिन हवेली में और मेरे वालिद के पास इन तस्वीरों की मौजूदगी ने मामला उलझा दिया है। काश ये गुत्थी किसी तरह सुलझ जाए तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रोशन ज़मीर और जीदार बख्त में कोई करीबी रिश्ता हो? कुंदन ने कहा, हाँ, यही तो मालूम करना चाहती हूं कि उनका आपस में क्या रिश्ता था। ज़रियाब ने कहा, वो बाप बेटा थे या भाई थे या आपस में दुश्मन थे? काश कोई ऐसी चीज मिल जाए जो इस मुहिम्मे को हल कर सके। तुम्हारे वालिद से मुलाकात के बाद ये उम्मीद बंधी थी कि उनकी बातों और उनके पास मौजूद दस्तावेजात से कुछ हक़ाइक़ खुलकर सामने आएंगे, लेकिन यहां सूरत हाल कुछ और ही रंग इख्तियार कर चुकी है। रोशन के कहने के मुताबिक उनकी जिंदगी खतरे में है। हमें सबसे पहले उन पर तवज्जो देनी होगी। हाँ, कुंदन ने उसके खामोश होने पर कहा, रखेल शाह इस जागीर पर कब्जा करना चाहता है। वो बाबा को उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक इस सिलसिले में उसके सारे काम मुकम्मल नहीं हो जाते। और फिर वो कागजात जो बाबा ने शेरान नामी किसी आदमी की तहवील में दे रखे हैं बहुत अहम हैं। तुम्ही ने बताया था कि बाबा के कहने के मुताबिक उन कागजात की मौजूदगी में रखेल शाह का मंसूबा कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर वो कागजात रखेल शाह के हाथ लग जाएं तो वो उन्हें ज़ाया करके अपने मकासद में कामयाब हो सकता है। बाबा के बाद सबसे अहम शख्सियत हमारे लिए शेरान नामी उस शख्स की है जिसकी तहवील में वो कागजात हैं। अगर रखेल शाह शेरान के बारे में जानता है और उसे मालूम है कि कागजात उसकी तहवील में हैं, तो वो उसे अपनी गिरफ्त में लेकर कागजात पर कब्जा कर सकता है। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, ज़रियाब ने कहा। अगर रखेल शाह को शेरान या उन कागजात के बारे में पता होता तो वो अब तक उन पर कब्जा कर चुका होता और इस तरह तुम्हारे बाबा को मुसलसल कैद में न रखता। नहीं, कुंदन ने जवाब दिया, बाबा के होते हुए शायद वो कागजात उसके लिए इतनी अहमियत नहीं रखते, लेकिन बहरहाल अगर वो कागजात उसकी तहवील में चले गए तो बहुत ही खतरनाक बात होगी। इसलिए हमें शेरान का भी सुराग लगाना होगा। शेरान तुम्हारे बाबा का वकील तो नहीं? ज़रियाब ने पूछा। मुझे इस सिलसिले में कोई इल्म नहीं, कुंदन ने जवाब दिया। 12 साल पहले जब मैं हवेली में थी तो जख्मी डैडी का कानूनी मुशीर था। जागीर के तमाम कानूनी मामलात से निमटना उसी की जिम्मेदारी थी। जख्मी? ज़रियाब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन इत्तेफाक से वो शायर भी था और जख्मी उसका तखल्लुस था। वो इसी नाम से ज्यादा मारूफ था। उसके बाद अगर डैडी ने किसी और की खिदमत हासिल कर ली हो तो कुछ कह नहीं सकती, कुंदन ने जवाब दिया। नहीं, ज़रियाब ने नफी में सर हिलाया। इतनी बड़ी जागीर के कानूनी मुशीर को आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता। रियासतों और जागीरों के मसाइल खासे पेचीदा होते हैं, उनके कानूनी मुशीरों को आसानी से सुबकदोश नहीं किया जा सकता। लेकिन जागीर का सारा निज़ाम अब रखेल शाह के हाथ में है, हर चीज उसकी मुट्ठी में है, वो कुछ भी कर सकता है, कुंदन ने कहा। हाँ, ये मुमकिन तो है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि शेरान तुम्हारे डैडी का वकील नहीं हो सकता। वो भी इतना जानते होंगे कि रखेल शाह सबसे पहले उनके कानूनी मुशीर को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है कि वकील ही उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट साबित होगा। वो ये भी जानता होगा कि जागीरदार के अहम कागजात और जागीरदार का वसीयतनामा वकील ही की तहवील में होगा। रखेल शाह ने सबसे पहले तो उसी पर हाथ साफ किया होगा, कुंदन ने जवाब दिया। नहीं कुंदन, ज़रियाब ने नफी में सर हिलाया। शेरान तुम्हारे डैडी का वकील नहीं होगा, वो कोई ऐसा शख्स होगा जिस पर तुम्हारे डैडी को बहुत ज्यादा भरोसा है, वरना इतने अहम कागजात उसकी तहवील में न दिए जाते। कुंदन जवाब देने के बजाय सोच में पड़ गई।
जरिया मेज की सतह पर जमी हुई गर्द पर उंगली से आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थी। दफातन उसकी नजर उसकी तराजों पर पड़ गई। 2 दराजें दाएं तरफ थीं और 2 बाएं तरफ। तुम्हारी दादी के कमरे में ये राइटिंग टेबल, उन्हें कुछ लिखने लिखाने का शौक था क्या? जरिया अपने सवालिया निगाहों से कुंदन की तरफ देखा। हाँ, वो एक पढ़ी लिखी खातून थीं। अरबी और फारसी जबानों पर उन्हें उबूर हासिल था और सुना है कि वो अपने दौर की बड़ी अदबदोश खातून थीं। उनकी वजह से हवेली में बड़ी रौनकें हुआ करती थीं। आए दिन मुल्क भर के शोरा और दानिश्वर जमा रहते थे। कुंदन ने जवाब दिया। जरिया अब मेज के सामने गर्द आलूद कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उसने दाएं तरफ की ऊपर वाली तराज खोली। उसमें 2-3 गर्द आलूद कागजात पड़े हुए थे। हर कागज पर फारसी में 1-1 2-2 शेर लिखे हुए थे। कुंदन फारसी नहीं जानती थी। उसने कागज उसी तराज में रख दिए और नीचे वाली तराज खोली। उसमें कागजों का एक मोटा सा पुलंदा पड़ा हुआ था। उन कागजों को एक मोटा धागा पिरोकर बांधा गया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फाइल के कागजात को ऊपर वाले कोने में ठीक से बांधा जाता है। लेकिन उस पुलंदे पर कोई फाइल कवर नहीं था। जरिया गर्द झाड़कर सबसे ऊपर वाले कागज को देखने लगी। ये तहरीर उर्दू में थी। हैंड राइटिंग बहुत पुख्ता थी। आमतौर पर वकीलों के मुंशी और अर्जी नवेश किस्म के लोग इस अंदाज में लिखा करते थे, लेकिन पुराने जमाने के अदीब, शायर और दानिश्वर किस्म के लोगों के लिखने का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। जरिया पहले चंद जुमले बड़ी मुश्किल से पढ़ सकी थी, लेकिन फिर उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। ये किसी दिलचस्प दास्तान की इब्तिदा थी। जरिया अब सफ़ात पलट पलट कर रखने लगी। उसने जो जुमला भी पढ़ा उसमें उसे खासी दिलचस्पी नजर आई थी। ये तकरीबन 150 कागज थे और हर कागज के सिर्फ एक ही तरफ लिखा हुआ था। कागजों की रंगत पीली पड़ चुकी थी और वो खासे खस्ता हो चुके थे। लेकिन जरियाब को यह जानकर बेहद अफसोस हुआ कि यह तहरीर नामुकम्मल थी। उससे आगे के सफ़ात नहीं थे। जरियाब मेज की दूसरी दराजें खोलकर देखने लगी। उसका ख्याल था कि शायद बाकी सफ़ात किसी दूसरी दराज में हो, लेकिन उसे बेहद मायूसी हुई। तमाम दराजें खाली थीं। कहीं कहीं से चंद जुमले पढ़ने से जरियाब को अंदाजा हो गया था कि यह किसी के इश्क की दास्तान थी। मुख्तलिफ मकामात के अलावा किसी जगह उसमें सुंदस महल का जिक्र भी आया था, लेकिन उसके बारे में सही अंदाजा पूरी तहरीर पढ़ने के बाद ही लगाया जा सकता था। क्या ये कलमी नुस्खा अपने पास रख सकती हूं? जरियाब ने सवालिया निगाहों से कुंदन की तरफ देखा। अगर तुम्हें इससे अपने काम में मदद मिल सकती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, कुंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि बाबा ने दादी अम्मा के इंतकाल के बाद उनके इस तरह के बहुत से कलमी नुस्खे एक संदूक में बंद करके जख्मी साहब के हवाले कर दिए थे। अगर वो जिंदा हैं तो मैं कोशिश करके तुम्हें दादी अम्मा के वो कलमी नुस्खे भी दिलवा सकती हूँ। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार होंगी, जरियाब ने कहा। उसे इस तहरीर से अंदाजा हो गया था कि मेहताब अपने दौर की मारूफ अदीबा रही होगी। मुमकिन है उसके कलमी नुस्खों में कोई ऐसी चीज भी हाथ लग जाए जिससे जरियाब को अपने मिशन की तकमील में कोई भी मदद मिल सके। वो जानती थी कि इस किस्म के लोग सिर्फ अफसाना निगारी और शायरी ही नहीं करते, उन्हें अपने हसब नसब का बड़ा ख्याल रहता है। इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि संदूक में बंद मेहताब के कलमी नुस्खों में कोई ऐसी तहरीर भी होगी जो इस खानदान की तारीख पर कुछ रोशनी डाल सके। लेकिन जरियाब के ख्याल में फौरी तौर पर इन कलमी नुस्खों का हुसूल मुमकिन नहीं था। चलो अब चलें, यहां से तुम्हें और कुछ नहीं मिल सकता, कुंदन ने कहा। वो दोनों उस कमरे से बाहर आ गई। दरवाजे से निकलने से पहले जरियाब ने पीछे मुड़कर आतिशदान के कॉर्नर्स पर रखी हुई मेहताब की तस्वीर की तरफ देखा था। बाहर निकलकर कुंदन ने दरवाजा भीड़कर कुंडा लगा दिया। जब वो दोबारा गोपांग वाले कमरे की राहदारी से होती हुई बाहर निकली तो रस्मक अभी तक गड़ा खोदने में मसरूफ था। उसके पास सिर्फ एक कुदाल थी और उसने गड़ा खोदने के लिए जिस जगह का इंतखाब किया था वहां जमीन खासी सख्त थी, जिससे उसे खुदाई में दुश्वारी पेश आ रही थी। वहां धूप भी बराह रास्त पड़ रही थी। रस्मक का जिस्म पसीने में शराबोर था और पुश से कमीज जिस्म पर चिपकी हुई थी। उन दोनों को अपने करीब पाकर रस्मक ने नजरें उठाकर देखा और फिर उसके होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। मेहताब की तस्वीर गिरने से उड़ने वाली धूल कुंदन पर भी पड़ी थी, लेकिन जरियाब तो इस तरह धूल में लिपटी हुई थी कि उसकी शक्ल पहचानना दुश्वार हो रहा था। अभी तक गड़ा नहीं खुदा? क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? जरियाब ने रस्मक की तरफ देखते हुए पूछा।
बस थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन बेहतर होगा कि आप दोनों अंदर जाकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लें। कब्र तैयार हो जाएगी तो मैं बता दूंगा, ताकि हम तीनों मिलकर रोशन की लाश को कब्र में उतार सकें, रज़मक ने कहा। ज़रियाब को अचानक ही याद आ गया कि वो धूल में अटी हुई थी। वो कुंदन के साथ गोपांग वाले कमरे में आ गई। उसके सूटकेस में कपड़ों के 3-4 जोड़े मौजूद थे। उसने एक जोड़ा अपने लिए मुंतखब किया और दूसरा कुंदन की तरफ बढ़ा दिया। कुंदन कद-ओ-क़ामत में उस जैसी ही थी। उसे यकीन था कि उसका लिबास कुंदन को भी ठीक आएगा। पहले ज़रियाब वॉशरूम में गई। उसने जिस्म के कपड़े उतारकर वहीं एक कोने में डाल दिए और नहाने के बाद साफ कपड़े पहन लिए और वॉशरूम से बाहर आ गई। उसने बाल निचोड़कर दुपट्टा इस तरह सर पर लिपेट लिया था जैसे पगड़ी बांध ली हो। कुंदन वॉशरूम में गई तो ज़रियाब ने दोनों डायरियां और दूसरी चीजें सूटकेस में रख लीं और पलंग की पट्टी पर बैठकर मेहताब वाले कलमी नुस्खे का मुताला करने लगी। उसने पहले सफ़े से पढ़ना शुरू किया था ताकि उसे इस तहरीर को समझने में कुछ आसानी रहे। तहरीर खासी दिलचस्प थी। उसमें इतनी गिरफ्त थी कि एक मर्तबा शुरू करने के बाद छोड़ने को दिल नहीं चाहता था। पहले जब ज़रियाब ने कहीं कहीं से इक़्तिबासात पढ़े थे तो उसने ये अंदाज़ा लगाया था कि यह कोई इश्क या दास्तान थी, लेकिन 10-12 सफ़ात तवातुर से पढ़ने के बाद ज़रियाब को अपनी राय बदलनी पड़ी। वो महज इश्क या दास्तान नहीं, जानिसार नामी किसी शख्स की सवानियत थी। अंदाज बड़ा दिलचस्प था। अरबी और फारसी के अल्फाज बाकसरत इस्तेमाल किए गए थे, जिससे ज़रियाब को तसलसल से पढ़ने में कुछ दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन बहरहाल वो पढ़ती रही। 15-20 मिनट के बाद कुंदन भी वॉशरूम से आ गई। ज़रियाब की कमीज उसे बिल्कुल फिट आई थी। उसने भी अपने कपड़े वॉशरूम में ही छोड़ दिए थे। मजीद 20 मिनट बाद रज़मक दरवाजे के सामने नमूदार हुआ। मेरा ख्याल है कि अब हमें इस फर्ज से भी सुबकदोश हो जाना चाहिए। उसने रोशन की लाश की तरफ इशारा किया। ज़रियाब ने मेहताब का कलमी नुस्खा सूटकेस में रखकर ढक्कन बंद कर दिया और कुंदन की तरफ देखने लगी। वो दोनों रोशन की लाश के करीब आ गईं। उन तीनों ने मिलकर लाश को उसी चादर में अच्छी तरह लपेट दिया जो ज़रियाब ने बिस्तर से उठाकर उस पर डाली थी। वो तीनों झुककर लाश उठाने लगी। ज़रियाब की जिंदगी में यह इस किस्म का पहला मौका था कि वो किसी लाश को इस तरह उठा रही थी। लाश अकड़ गई थी और खासी वजनी थी। रज़मक ने उसे पैरों की तरफ से उठाया और ज़रियाब और कुंदन ने सर की तरफ से। उन दोनों को खासी दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो लाश को खुदी हुई कब्र तक ले जाने में कामयाब हो गए। कुंदन और रज़मक कब्र में उतर गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से लाश को कब्र में डाला था। कब्र से निकलकर कुंदन ज़रियाब के करीब खड़ी हो गई और रज़मक कब्र में रखी हुई लाश पर मिट्टी डालने लगा। दोनों एक तरफ सोगवार सी खड़ी देखती रहीं। लाश को अभी पूरी तरह नहीं ढका गया था कि हवेली की गेट की तरफ से किसी मोटर की आवाज सुनाई थी। आवाज उन तीनों ने सुनी थी और वो तीनों चौंक गए थे। रज़मक एकदम सीधा हो गया। तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूं। वो कोदाल फेंक कर हवेली के गेट के करीब वाली इमारत की तरफ दौड़ता चला गया। मोटर की आवाज सुनकर ज़रियाब पर वहशत सी तारी हो गई थी। वो सोच रही थी कि कहीं खामिस और गोपांग वापस तो नहीं आ गए। उसने कुंदन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी वहशत सी थी। इसी दौरान रज़मक भी दौड़ता हुआ वापस आ गया। खामिस पुलिस को लेकर आया है, भागो! वो करीब पहुंचकर चीखा। ज़रियाब ने दौड़कर कमरे में जाकर अपना सूटकेस उठाया और कुंदन रज़मक के साथ एक तरफ दौड़ने लगी। रज़मक ने दौड़ते हुए उसके हाथ से सूटकेस ले लिया। वो एक दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे कि फजा फायर की आवाज से गूंज उठी।